सोचो, अगर आपसे कहा जाए कि आपकी सारी सैडनेस, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन सब कुछ 100% ख़त्म हो जाएगा सिर्फ एक प्रोसीजर से। इस प्रोसीजर के बाद आप बहुत खुश रहने लगोगे, सारे टेंशन्स को भूल जाओगे। सोचने में ये काफ़ी रेवोल्यूशनरी टेक्निक लग रही है, राइट? पर कहते हैं ना, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। पहले ज़माने में जो लोग मेंटल इश्यूज़ को फेस कर रहे होते थे उन्हें जेल में डाल दिया जाता था, बांध कर रखा जाता था, जंजीरों से बांध दिया जाता था और मारा जाता था। मेंटल इश्यूज़ को एक शर्मनाक और मिस्टीरियस प्रॉब्लम माना जाता था जिसका कोई भी इलाज नहीं था। प्रेजेंट टाइम में देखोगे तो ये सीन काफ़ी बदल चुका है। मेंटल इश्यूज़ को डीपली समझा जा सकता है, ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ट्रीटमेंट को लेकर भी रोज़ नए नए काफ़ी सारे आइडियाज़, काफ़ी सारे रिसर्च सामने आ रहे हैं। इसी तरह का रिसर्च किया हुआ आइडिया लेकर सामने आए जॉन फ्यूटन। बात है 1935 की, जब जॉन फ्यूटन जो कि एक न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक शॉकिंग रिसर्च दुनिया के सामने रखी। उन्होंने 2 चिंपैंजीज दिखाए। इन दोनों चिंपैंजीज के फ्रंटल लोब्स हटा दिए गए थे सर्जरी करके। जॉन का कहना था अब ये चिंपैंजीज बहुत ज़्यादा शांत हो चुके हैं, उनका जो एग्रेशन था वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, उनमें ना फ्रस्ट्रेशन है ना एंजाइटी है और अब वो किसी भी तरह की कोई भी सैडनेस शो नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो अलग ही वाइब में चले गए हैं, खुशियों से भरी एक दुनिया में चले गए। दरअसल ब्रेन से जुड़ी पुरानी रिसर्च इंडिकेट करती है कि फ्रंटल लोब हमारे इमोशंस को रेगुलेट करता है। इस बात को बेस मानकर जॉन फ्यूटन के दिमाग में आया कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, यानी अगर उस पार्ट को ही रिमूव कर दिया जाए तो मेंटल प्रॉब्लम्स लाइक स्ट्रेस, एंजाइटी वगैरह प्रोसेस ही नहीं होगी और वो इंडिविजुअल निगेटिव इमोशंस फील ही नहीं करेगा, तो मेंटल इश्यूज भी नहीं होंगे। तो जब ये प्रोसीजर चिंपैंजीज में किया गया था तो जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ, रिजल्ट वैसा ही आया। लेकिन कुछ कॉग्निटिव फंक्शंस उनके खो चुके थे। लेकिन न्यूरोलॉजिस्ट मोनिस के लिए ये एक छोटी सी कुर्बानी थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये एटर्नल हैप्पीनेस का रास्ता हो सकता है। ये प्रोसीजर एटर्नल हैप्पीनेस तक जा सकता है, जो सभी तरह के मेंटल इश्यूज को जड़ से खत्म कर देगा। मोनिस ने सोचा अगर ये प्रोसीजर इंसानों पर रिपीट किया जाए तो हम मेंटल इलनेस का इलाज ढूंढ सकते हैं, परमानेंट इलाज। इसी होप के साथ जन्म हुआ 20th सेंचुरी के सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे डिस्ट्रक्टिव मेडिकल प्रोसीजर का, लोबोटॉमी। उस वक्त मेंटल इलनेस के फॉर्म्स और कॉजेज क्लियर नहीं थे। हर रिसर्चर की अपनी थ्योरी थी, अपना अलग मैडनेस का फॉर्मूला लेकर वो घूमते रहते थे। मोनिस का मानना था कि डिप्रेशन, ओसीडी और बाइपोलर डिसऑर्डर ये सब निगेटिव थॉट्स की वजह से होते हैं। वो थॉट्स जो ब्रेन के अंदर डीपली फिक्स हो जाते हैं। ये निगेटिव आइडियाज़ न्यूरल फाइबर्स के थ्रू थैलेमस और फ्रंटल लोब्स को अफेक्ट करते हैं और मोनिस ने सोचा अगर इन फाइबर्स को काट दिया जाए तो बीमारी जड़ से ही खत्म हो जाएगी। और इसी सोच के साथ बना प्री फ्रंटल लोबोटॉमी। इसमें क्या होता था, डॉक्टर स्कल में होल करता है और वाइट मैटर को कट करता है जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को ब्रेन के बाकी पार्ट से कनेक्ट करता है। इनिशियल स्पेक्टिसिज्म के बाद जब मोनिस ने डिक्लेयर किया कि 38 पेशेंट्स में से 2/3 काम हो चुके हैं तो दुनिया ने बिलीव कर लिया और उन्हें लगा कि ये तो सच में एक मिरेकल जैसा है। अमेरिका जैसी कंट्री जहां 500,000 लोग मेंटल इलनेस के लिए इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुके थे, वो लोग लोबोटॉमी को एक बहुत होपफुल सॉल्यूशन मानने लगे। लेकिन इसकी रियलिटी कुछ और थी। ये होप सिर्फ एक इल्यूजन था। मेंटल इश्यूज को फेस करने वाले लोगों के लिए एक नॉर्मल लाइफ जो लोबोटॉमी प्रॉमिस करती थी वो एक्चुअली सोसाइटी के नैरो नॉर्म्स पर बेस्ड थी। जो लोग सिर्फ डिफरेंट थे उन पर भी ये ट्राई किया जाने लगा। जब जॉन एफ कैनेडी की बहन रोजमेरी, उनको लोबोटॉमी दिया गया तो उनकी स्पीच और मोबिलिटी परमानेंटली डैमेज हो गई। वो प्रोसीजर जिसको एक मिरेकल समझा जा रहा था वो श्राप बनकर सामने आया। ब्रेन डैमेज, पर्सनैलिटी चेंजेस, कॉग्निटिव लॉस ऑफ कंट्रोल जैसे सीरियस इश्यूज इस प्रोसीजर की वजह से काफ़ी कॉमन होने लगे। लेकिन शेम और साइलेंस की वजह से लोगों को चुप रहने पर मजबूर किया गया। अब आता है 1945। वॉल्टर फ्रीमैन ने लोबोटॉमी को और भी ज़्यादा एक्सेसिबल बना दिया।
इसमें एक बहुत हॉरिफाइंग ट्विस्ट भी आता है, ट्रांस ऑर्बिटल लोबोटोमी। एक टूल को आई सॉकेट के थ्रू पुश किया जाता है और ब्रेन के अंदर नर्व फाइबर्स को कट कर दिया जाता है। न्यूरोसर्जन जेम्स वॉर्ड और उनके साथी फ्रीमैन ने अमेरिका में पहला लोबोटोमी ऑपरेशन किया और उनकी पहली पेशेंट थी एलिस हैमेट, वो जो एक सिंपल हाउसवाइफ थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी सिंपल बिल्कुल भी नहीं थी। एलिस काफ़ी टाइम से एंजाइटी, इंसोम्निया और डिप्रेशन के अंधेरों से लड़ रही थी। एलिस की लोबोटोमी की गई, उनके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का कनेक्शन कट कर दिया गया। हाँ, वही प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो हमारी थिंकिंग, पर्सनैलिटी, डिसीजन और सोशल बिहेवियर का सेंटर होता है, यानी हम कह सकते हैं जो हमें इंसान बनाता है। और जब इस हिस्से के कनेक्शन बाकी के ब्रेन से कट कर दिए जाते हैं तो इंसान की सारी पर्सनैलिटी धुंधली हो जाती है। ऑपरेशन हुआ, ड्रिल किया गया और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का कनेक्शन काट दिया गया। सरप्राइजिंगली ऑपरेशन के बाद एलिस पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। अब ना कोई डिप्रेशन, ना एंजाइटी, सब कुछ एकदम शांत, इतना शांत कि जैसे कोई एक नया सोल उनकी बॉडी में एंटर कर चुका हो। और इस ऑपरेशन के बाद तो मीडिया ने फ्रीमैन को हीरो बना दिया। पहला अमेरिकन लोबोटोमी सक्सेसफुल डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन कुछ ही वक्त बाद असली ट्विस्ट सामने आता है। एलिस हकलाने लगी, डिसओरिएंटेड रहने लगी, समझ नहीं आता कब किस मूड में होती थी। और फिर एक दिन आता है वायलेंट कन्वल्जन्स, यानी उसके मसल्स अनकंट्रोलेबल हो चुके थे, बुरी तरह से शेक करने लगे थे, इतना ज़्यादा कि उसका एक हाथ तक टूट गया। एक तरह की एपिलेप्सी या नॉर्मल वर्ड्स में जिसको मिर्गी कहते हैं, वो उनको आने लग गई थी बार बार। फ्रिक्वेंटली वो इस प्रॉब्लम को फेस करने लगी थी। और उसके बाद एलिस की पर्सनैलिटी बहुत बुरी तरह से चेंज हो गई थी। वो कभी लेजी हो जाती थी और कभी एब्यूजिव बन जाती थी। जस्ट लाइक उसका जो असली चेहरा था वो ऑपरेशन के साथ साथ कहीं छुप सा गया था। 1941 में, यानी सिर्फ 5 साल बाद, एलिस की डेथ हो जाती है निमोनिया से। लंबे अरसे के साइड इफेक्ट को समझने का मौका ही नहीं मिल पाया और वो इस दुनिया से चले जाती है। लेकिन तब तक फ्रीमैन और वॉर्ड्स को तो मीडिया का बहुत सारा प्यार मिल चुका था। उनके ऑपरेशंस को कहा गया सोल हीलिंग और इस तमगे के साथ उन्होंने लोबोटोमीज का सिलसिला और भी तेजी से शुरू कर दिया। एक हॉस्पिटल विजिट में फ्रीमैन ने सिर्फ 12 दिन में 228 लोगों को लोबोटोमाइज कर दिया, अकेले, वो भी बिना किसी सर्जरी टीम के। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा था, ये प्रोसीजर बिना एथिक्स के और भी ज़्यादा डेंजरस बनता जा रहा था। 1950s तक ट्रैंकुलाइजर्स आए और लोबोटोमी का क्रेज धीरे धीरे खत्म होने लगा और जो भी इसके साइड इफेक्ट थे वो लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए, तो लोगों ने इसकी तरफ जाना भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया। लेकिन जो डैमेज होना था वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लोगों पर हो चुका था। तो आज के टाइम में लोबोटोमी सिर्फ एक वार्निंग है, एक चिलिंग रिमाइंडर है कि अच्छे इरादे अगर अंधविश्वास, ग्रीड और शॉर्टकट के साथ जुड़े हो तो वो ह्यूमैनिटी के लिए नाइटमेयर बन सकते हैं।